नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जयप्रकाश नारायण, जिन्हें कि लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, के विचारों पर चर्चा करेंगे। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। आधुनिक भारतीय विचारकों में उनका अग्रणी स्थान रहा है। एक सर्वोदयी विचारक के रूप में भी वे जाने जाते हैं। आचार्य विनोबा भावे के बाद उनका दूसरा स्थान समझा जाता है सर्वोदयी विचारकों में। और 8 अक्टूबर 1979 को जब उनकी मृत्यु हुई थी, उसके कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने जिस प्रकार से छात्र आंदोलन को संगठित किया था, उसका नेतृत्व किया था, और जिस प्रकार से देश के पुनरुद्धार के लिए जो भी अपने विचार रखे थे, तो उस वजह से उन्हें लोकनायक के रूप में जाना जाने लगा था। और 30 वर्षों का जो कांग्रेस का शासन था, उसका अंत होकर के केंद्र में विपक्षी दलों की सरकार बन पाई, तो उसमें भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो आ, उनके कुछ उद्गार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनके विचार किस प्रकार थे, उससे आपको पता चल जाएगा। तो उनका कहना था कि मनुष्य केवल विज्ञान और उत्पादन वृद्धि के लिए ही नहीं जी रहा है, बल्कि उसका कोई उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य भी है। ये हमें विचार करना है, क्योंकि आज सारी दुनिया सिर्फ वैज्ञानिक उन्नति और सिर्फ विज्ञान की ओर ही देख रही है, और मानवीय मूल्यों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। तो दूसरे और बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर उनका कोई ध्यान नहीं जा रहा है। हम सिर्फ यंत्र को अ, ऐसी छूट देते जा रहे हैं कि वो मनुष्य को छिन्न भिन्न कर रही है। तो हमें यंत्रों को ऐसी छूट नहीं देना चाहिए कि वो हमें भी छिन्न भिन्न कर दे। तो जिस तरह से आजकल एआई का विकास हो रहा है, और जिस तरह से वैज्ञानिक पद्धति हो रही है, और उसमें दूसरी जो बातें हैं वो कितनी गौण होती जा रही हैं, तो जयप्रकाश नारायण की मृत्यु के 46 वर्ष बाद भी हमको ये बात उतनी ही सच लग रही है जितनी उन्होंने आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व व्यक्त की थी। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि सत्ता में चले जाने मात्र से ही कैसे राष्ट्र की सेवा हो जाएगी। क्या पार्लियामेंट में चले जाना या मंत्री बन जाना ही राजनीति है? अ, वास्तव में जनता की जो विशाल राजनीति है, वो उसके बाहर पड़ी है। और उन्होंने ये भी कहा था कि दूसरे लोग अ, पक्ष और सत्ता और विपक्ष की के कुएं में डुबकी लगा रहे हैं, जबकि मैं लोक नीति के विशाल सागर में तैर रहा हूँ। तो उनका ये कहना था कि व्यक्ति समूह के लिए जिए और समूह व्यक्ति के लिए। तो ये सब एक आदर्श है, लेकिन वो ये जो उद्देश्य है, इसकी प्राप्ति किसी एक दिन में संभव नहीं है। उसके लिए हमको काफी लंबे समय तक प्रयास करने की आवश्यकता है, तभी इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। क्योंकि उनका कहना था कि ध्वंस तो एक दिन में हो सकता है, लेकिन नव निर्माण के लिए हमें वर्षों तक इंतजार करना होगा। तो ये कुछ उनका कहना था कि तो हमको नव निर्माण करना है, उसके लिए युवकों को ही आगे आना होगा। और इसीलिए उन्होंने अपनी मृत्यु के 5-6 वर्ष पूर्व बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, क्योंकि वो ये मानते थे कि युवक जो है वही देश का नेतृत्व कर सकते हैं। तो
जयप्रकाश नारायण के जो सामाजिक और राजनीतिक विचार हैं उनकी चर्चा भी अब हम कर लें। सबसे पहली बात, जयप्रकाश नारायण और आधुनिक लोकतंत्र, मतलब आधुनिक लोकतंत्र के विषय में उनके क्या विचार थे। तो उन्होंने आधुनिक लोकतंत्र और उसकी राजनीति पर बहुत बड़ा प्रहार किया था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हो रहा था 1970 में। तो उसमें जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि आज की राजनीति में विशृंखलता फैलती जा रही है, और जो आदर्श है उनका अवमूल्यन होता जा रहा है। सभी ने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। तो विशेष जो उनके हित है उसकी पूर्ति के लिए लोग सुबह एक दल में होते हैं, नाश्ता किसी एक दल के साथ करते हैं, लंच किसी दूसरे के साथ, और डिनर किसी तीसरे के साथ। मतलब पूरे दिन में कितनी बार भी दल बदल हो जाता है। और ये 1967 के बाद बहुत हुआ था। तो फिर इतना ही नहीं, एक ही दल में रहते हुए भी आंतरिक अनुशासनहीनता बहुत बढ़ती जा रही है, और सरकारें जो है वो इसी कारण अस्थिर होती जा रही हैं। तो ये सारी लोकतंत्र के कई दोष थे, जिनका जिनकी ओर हमारा ध्यान उन्होंने आकर्षित किया था। तो अब वर्तमान लोकतंत्रीय व्यवस्था के उन्होंने कौन कौन से दोष बताए थे। उसमें पहला है जो संसदीय पद्धति है, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये बहुत अच्छी पद्धति है और भारत के लिए तो बहुत ही अच्छी है, और इसलिए उन्होंने इसी पद्धति को बनाए रखने की सिफारिश भी की थी, और हमारे संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को अपना लिया गया था। लेकिन जयप्रकाश नारायण का कहना था कि ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है ये हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये दलगत राजनीति पर आधारित है। और उस दलगत राजनीति में क्या होता है कि जो राजनीतिक दल है वो सिर्फ उनका उद्देश्य होता है सत्ता की प्राप्ति, और के लिए किसी भी साधन को अपनाने के लिए वो तैयार होते हैं। और किसी भी प्रकार से उनको सत्ता प्राप्त हो जाए, बस, उसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। और फिर उसमें व्यक्तिगत इच्छाओं और व्यक्तिगत जो आकांक्षाएं हैं उसके लिए कोई स्थान नहीं होता। आप किसी बिल के पक्ष में न भी हो, यदि आपका दल उसके पक्ष में वोट देने के लिए आपको कहता है तो आपको करना ही होगा। आपकी व्यक्तिगत इच्छा कोई मायने नहीं रखती। तो ये जो दलगत राजनीति है वो बहुत ही घातक है, और लोकतंत्र जो है उसकी वजह से विफल हो रहा है, वास्तविक लोकतंत्र नहीं हो पा रहा है। दूसरा, उनका कहना था कि लोकतंत्र में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बहुत पाई जा रही है। मतलब सारी की सारी शक्तियां केंद्र के पास हों, निचले स्तर पर जो है शक्तियां नहीं दी जा रही हैं। तो ये जो केंद्रीकरण जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उस वजह से भी लोकतंत्र जिसका मतलब है जनता का शासन, वो वास्तव में जनता का शासन नहीं बन पा रहा है। फिर उसका तीसरा दोष उन्होंने ये बताया कि जनता की बजाय विशेष हितों का प्रतिनिधित्व हो रहा है, जिन हितों का, जिनके पास पैसा है। मतलब वास्तव में लोकतंत्र लोकतंत्र न होकर के धनिक तंत्र बन करके रह गया है। और इसीलिए चुनावों में, मतलब चुनाव लड़ना हम और आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है। तो धन में चुनावों में जो धन की बढ़ती हुई भूमिका है उसके कारण भी लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र न रह करके धनिक तंत्र बन करके रह गया है। और जायज तरीके से, मतलब जो निर्वाचन आयोग है उसने ही जो व्यय सीमा है वो तय की थी, और समय समय पर उसको बढ़ाया जाता रहा है, और लाखों रुपए भी अगर कोई खर्च कर देता है तो मतलब उस सीमा के अंदर ही है। लेकिन उस सीमा में वो सब चीजें शामिल नहीं होती हैं, क्योंकि उसका राजनीतिक दल या उसके जो अपने हैं, उसके मित्र हैं, जो इष्टजन हैं, वो करते हैं, वो खर्च करते हैं, वो उस व्यय सीमा में शामिल ही नहीं है।
तो इसका मतलब एक एक उम्मीदवार करोड़ों रुपए खर्च करके जब संसद में जाता है जीत करके, फिर उसका जो उद्देश्य है वो उन्हीं हितों को आगे बढ़ाना होता है जिन्होंने जिन लोगों ने उसका साथ दिया था यहाँ तक उसको लाने में। तो उनके हितों की सिद्धि का ही साधन वो बन करके रह जाता। तो वास्तव में लोकतंत्र जो है वो जनता का शासन न होकर के कुछ विशेष हितों का शासन बन करके रह जाता है। फिर जो लोकतंत्र है उसमें एक और बात है कि अब नौकरशाही, मतलब नौकर तो मतलब सेवक होता है, लेकिन अगर वो सेवक ही स्वामी बन बैठे, मतलब जो अधिकारी कर्मचारी जिनको कि हमारी सेवा के लिए नियुक्त किया है सरकार ने, वे ही अगर स्वामी बन बैठे, फिर तो जनता का कोई काम हो ही नहीं सकता। तो नौकरशाही की जो बढ़ती हुई भूमिका है उसने भी लोकतंत्र को विफल कर दिया है। मतलब किसी ऑफिस में काम करवाने के लिए जाएं तो वो तुरंत आपको एक तो बहुत सारे ओमिशंस बता देंगे, ये लेकर के आओ वो लेकर के आओ, फिर उसके बाद कहेंगे कि नहीं आज नहीं हो सकता कल आइएगा। दूसरे दिन जाते तो फिर कोई और ओमिशन पता करते, फिर अगले दिन पर टाल दिया जाता है। तो नौकरशाही का काम ये हो गया कि सालों साल काम नहीं होता, और फिर ये टाला जाता है कि बस कल पर टाल दिया जाए, हर बार काम को पल पर टाल दिया जाता है। तो ये जो नौकरशाही है उसकी बढ़ती हुई भूमिका के कारण भी लोकतंत्र जो है वो सफल नहीं हो पा रहा है। फिर सबसे जो बड़ा दोष है लोकतंत्र का वो है दलगत राजनीति। दलगत राजनीति के कारण मतलब जो उसके जो दोष है वो बहुत सारे हैं। दलों का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति करना है, जनता का नैतिक पतन होता जा रहा है, जनता में उपक्रम का अभाव है, दल ने जो कहा बस वही है, जनता की अपनी कोई सोच ही नहीं है। फिर इसके अलावा जो निर्वाचन पद्धति है वो भी दोषपूर्ण है। उसमें क्या होता है कि जैसे चाहे जितने उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, किसी को कोई रोक तो है ही नहीं। एक निर्वाचन क्षेत्र से अगर 10 भी उम्मीदवार खड़े हो गए तो उसमें जिसको सर्वाधिक मत मिल जाते हैं वही विजयी घोषित किया जाता है। ये भी हो सकता है कि सारे वोट 10 उम्मीदवारों में इस तरह से बढ़ जाए कि जिसको सर्वाधिक मत मिले उसको सिर्फ 12% या 15% ही वोट मिले हो और फिर भी वो विजयी घोषित कर दिया जाए, तो ये बहुमत का शासन तो नहीं हुआ। तो जो चुनाव पद्धति है वो भी दोषपूर्ण है। जो आर्थिक सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान भी इस दलगत राजनीति के कारण नहीं हो पाता। बस दलों का उद्देश्य होता है किसी भी प्रकार से सत्ता को प्राप्त करना, और विपक्षी दलों का उद्देश्य होता है सत्तारूढ़ दल को किसी भी प्रकार से सत्ता से हटाना और स्वयं सत्ता को। तो इन सभी दोषों के कारण फिर जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र को सफलता प्रदान करने के लिए कुछ बातों की चर्चा की है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जनता में नैतिक मूल्यों का विकास आवश्यक है, आध्यात्मिक गुणों का विकास आवश्यक है। वो ये समझे कि उनका मत जितना कीमती है या उनकी उनका उनकी राय जितनी कीमती है उतनी ही सामने वाले की भी है। अगर वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, सामने वाला भी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए उतना ही हमारा कर्तव्य है कि हम सामने वाले की बात को भी सुने, और तभी दोनों की बात सुनने के बाद सही राय को कायम किया जाए। तो ये इस तरह के नैतिक मूल्यों का होना बहुत आवश्यक है। फिर शक्ति का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ सत्ता का हस्तांतरण भी लोकल लेवल पर, मतलब स्थानीय स्तर पर सत्ता का हस्तांतरण बहुत जरूरी है। अ, विकेंद्रीकरण मतलब जो हमारी स्थानीय समस्या है वो स्थानीय स्तर पर ही हल कर ली जाए, जो बहुत ही राष्ट्रीय महत्व की समस्याएं वही आगे तक लाई जाए। फिर एक उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया था उपाय, वो था दल विहीन लोकतंत्र का। हालांकि कई लोगों का ये कहना है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब व्यवहार में इसको
लागू करना संभव नहीं है, कि अगर दल नहीं होंगे तो फिर उम्मीदवार कैसे खड़े किए जाएंगे और हमें पता कैसे चलेगा। फिर संसद में जाने के बाद वो क्या करेंगे, किसका समर्थन करेंगे, हर एक अगर अपने अपना मत रखने लगेगा तो फिर निर्णय कैसे लिए जाएंगे। बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं हैं दल विहीन लोकतंत्र को अपनाने के लिए। लेकिन जयप्रकाश नारायण का ये कहना कि राजनीतिक दल जो है वो हमारे नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही था। और इसलिए दलों को तो होना ही नहीं चाहिए, दल विहीन लोकतंत्र होना चाहिए। फिर ये भी था कि जैसे आपने अपने प्रतिनिधि को चुन लिया, आप वोट दे करके आ गए और 5 वर्षों के लिए वो चुन लिया गया। पहले साल तो उसने थोड़ा बहुत ध्यान दिया, दूसरे साल वो बिल्कुल ही लापरवाह हो गया, उसने काम करना ही छोड़ दिया। आपके पास और कोई उपाय नहीं है कि आप उसको वापस बुला सके, तो आपको 5 साल तक उसको झेलना ही होगा। तो जयप्रकाश नारायण का ये कहना था कि एक प्रत्यावर्तन का अधिकार भी होना चाहिए, कि अगर हमारा प्रतिनिधि हमारी इच्छाओं के अनुसार काम नहीं कर रहा है और वो जो कि जनता के प्रति जिम्मेदार है, और अगर वो जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है तो जनता चाहे तो उसे वापस भी बुला सकती है। तो ये होना चाहिए। और दूसरी बात, जनता के साथ प्रतिनिधियों का सीधा संपर्क बने रहना चाहिए, ताकि वो जनता की आकांक्षाओं के अनुसार काम कर सके। फिर इतना बड़ा देश है हमारा, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से, तो यहाँ अगर हर चुनाव में प्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया जाएगा तो एक तो समय भी बहुत लगता है और दूसरा धन भी बहुत लगता है। तो इसलिए उनका कहना था कि केवल स्थानीय स्तर पर ही प्रत्यक्ष निर्वाचन हो, और स्थानीय स्तर पर भी मतलब ग्राम स्तर पर, और उसके बाद में हर जिला स्तर पर भी, संभाग स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। दो दो प्रतिनिधि चुन करके आए और फिर वो सब मिल करके फिर अगले प्रतिनिधियों का चुनाव करे। इस तरह से मतलब जनता सीधे संसद और विधानसभा के उन सदस्यों को नहीं चुने, मतलब हम जैसे अभी संसद के सदस्यों को चुनने के लिए वोट देने जाते हैं, तो उस तरह के निर्वाचन का जयप्रकाश नारायण ने विरोध किया था। अ, उन्होंने जनतंत्रीय लोकतंत्र जो उनकी एक दल उन्होंने बनाया था, मतलब कुछ समय के लिए। वैसे जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने कोई भी आजादी के बाद कोई भी पद स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वो ये मानते थे कि जनता की सेवा करने के लिए सत्ता में आना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। लेकिन जनतंत्रीय समाज करके उन्होंने एक कार्यक्रम उसका बताया था, जो कि आप इस स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि चुनाव में धन की भूमिका को घटाने के लिए कोई रास्ता खोजना होगा, छात्रों को आगे बढ़कर आंदोलनों में हिस्सा लेना चाहिए, चुनाव पद्धति में परिवर्तन अनिवार्य है, जिसमें कि केवल थोड़े से ही मत प्राप्त करने के बाद कोई विजयी घोषित न हो जाए, बल्कि कम से कम 32 से 33% वोट तो उसको मिल ही जाए। उसे होना तो 50 से ऊपर चाहिए, लेकिन अगर वो संभव नहीं है तो 32-33% तो कम से कम वोट मिल ही जाए। फिर अगर जनता चाहती है और सरकार कोई परिवर्तन करना नहीं चाहती है, तो राष्ट्रीय आंदोलन करके, मतलब सब लोग मिल करके शांतिपूर्वक आंदोलन के द्वारा उसको बदलने का प्रयास कर सकते हैं। तो सरकार अपना मत बदलने के लिए तैयार हो जाए, फिर ये हमें शांतिपूर्वक अ, प्रचार और आंदोलन का सहारा लेना चाहिए। फिर बिना मुकदमा चलाए जो अभियुक्तों को सालों साल जेल में रखा जाता है, तो उसका भी उन्होंने विरोध किया था।
जो उनके चुनाव के मुद्दे थे संगठन लोकतंत्र के, तो उसमें यही था कि मौजूदा जो चुनाव पद्धति है उसमें परिवर्तन किया जाए, चुनाव में ईमानदारी को अपनाया जाए। फिर लोकतंत्र और स्वाधीनता के बारे में जनमत को जगाना। दल बदल विधेयक जो है उसके उस समय उनके समय में पास नहीं हो पाया था। ये दल बदल विधेयक, दल बदल विरोधी विधेयक जो है वो बाद में पास हुआ था, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु के बाद। उससे पहले लाया जरूर गया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। तो इनका कहना था कि उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ आपत्तिजनक मुद्दे थे जिसके कारण वो पास नहीं हो पाया था, तो उनको परिवर्तित किया जाना चाहिए। फिर नागरिक जो स्वतंत्रताएं हैं उसके लिए उनमें जागरूकता पैदा करना भी आवश्यक है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण के समय में जनता जो है बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर थी और उतनी जागरूक नहीं थी जितनी आज है। फिर आवश्यकता अनुसार वैधानिक रीति से शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया जाए। फिर समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार जो बहुत बढ़ता जा रहा है उसकी ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। फिर सार्वजनिक जीवन से जातिवाद और अस्पृश्यता के कुप्रभावों को उजागर करना भी आवश्यक है। सबके लिए एक जैसी नागरिक अधिकार संहिता के लिए प्रयास करना चाहिए। ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को क्या बोलते हैं, लागू करना या न करना ये सरकार की इच्छा पर था। तो ये सिर्फ निर्देश थे संविधान की ओर से सरकारों को। तो जयप्रकाश नारायण ने इस पर भी विचार किया था। उनका कहना था कि इस प्रकार से समान आचार संहिता सबके लिए होना चाहिए, किसी भी धर्म के भेदभाव के बिना। अ, प्रादेशिक भाषाओं के समाचार जगत की स्वाधीनता होनी चाहिए। निर्भयता की रक्षा के लिए भी प्रयास होने चाहिए। फिर जयप्रकाश नारायण एक समाजवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं, और समाजवाद के विषय में जो उन्होंने विचार रखे थे तो उनका ये कहना था कि उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण होना चाहिए। मतलब उत्पादन के साधन जो है वो व्यक्तिगत नियंत्रण में ना हो बल्कि सामूहिक नियंत्रण में हो। कृषि भी सहकारी आधार पर होनी चाहिए। बैंकों, परिवहन साधनों और व्यापार पर राजकीय नियंत्रण होना चाहिए। फिर उनका ये भी कहना था कि जो समाजवाद है वे हमारी संस्कृति और परंपराओं के अनुकूल है, और आर्थिक शक्तियों का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। केवल राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने से काम नहीं चलेगा। आपने राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण तो कर दिया, लेकिन आर्थिक शक्ति अभी भी केंद्र के पास होगी तो फिर वो विकेंद्रीकरण किसी भी काम का नहीं रहेगा। फिर उनका ये भी कहना था कि लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। फिर समाजवाद की प्राप्ति के लिए जन आंदोलन भी किया जा सकता है, अगर वैसे चुनाव के द्वारा या शांतिपूर्वक साधनों से प्रार्थना पत्र भेजकर और प्रार्थनाएं करके भी समाजवाद नहीं लाया जा सकता तो जन आंदोलन का सहारा भी लिया जा सकता है, लेकिन ये जन आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए, अहिंसक रीति से। उनका ये भी कहना था कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए। अगर असीमित इच्छाएं होंगी तो व्यक्ति जो है उतना, अगर उसके पास धन नहीं है तो वो हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। इसलिए इच्छाओं को सीमित करना भी आवश्यक है। फिर जितने भी भारतीय विचारक थे उन सब ने लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन किया था। तो जयप्रकाश नारायण भी इससे अपार नहीं है। उन्होंने भी यही कहा कि जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, लोकतंत्र को वो किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं थे।
ना जो लोकतंत्र के दोष हैं उनको दूर करने का उन्होंने जरूर कहा था कि लोकतंत्र के दोषों को दूर किया जाए, लेकिन समाजवाद लोकतंत्र के बिना नहीं लाया जाना चाहिए। अब जयप्रकाश नारायण ने जीवन के अंतिम वर्षों में संपूर्ण क्रांति की बात की थी। समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति, उसके तत्व और उद्देश्यों की चर्चा भी हम कर लें। लोकतंत्र को उसके वास्तविक शक्ति अ, लौटाना भी जरूरी है। दूसरा, सत्ता का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। अनीति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना जरूरी है, तभी न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सकेगी। और लोक शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। तो प्रारंभ में जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र का विरोध करते थे, समाजवाद का समर्थन करते थे, लेकिन समाजवाद में के साथ साथ लोकतंत्र भी वे लाना चाहते थे। जिस प्रकार के उसमें जो दोष है उनको दूर करने के बाद, फिर उसके बाद 1952-53 से 1970 तक उन्होंने सर्वोदय का समर्थन किया कि यानी लोकतंत्र में जब बहुमत की बात की जाती है तो बहुमत नहीं, हमको तो सबका उदय करना है, सर्वोदय करना है। और बाद में उनको ये भी लगा, भूदान आंदोलन का भी उन्होंने समर्थन किया, पर उनको ऐसा लगा कि केवल इससे भी काम नहीं चलेगा, इसलिए अंत में उन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात की। और उस संपूर्ण क्रांति में सभी लोगों को आगे लाना, सभी को जागृत करना और सभी की सहभागिता को बढ़ाना भी शामिल था। तो वो था जयप्रकाश नारायण के विचार की चर्चा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम किसी और विचारक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।